चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनीज एक्ट का। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? कॉर्पोरेट विल। याद है अपन लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अपन ने याद है? कितने लोगों को याद है? कल ही पढ़ाया था मैंने। सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग, रजिस्टर्ड होने के बाद में, इनकॉर्पोरेट होने के बाद में, और मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग, जिन्होंने उसको स्टैब्लिश किया है या जिन्होंने पैसा लगाया है। सो कंपनी हैज ए separate identity and become a they become an artificial person जो खुद के नाम पर चीजें खरीद सकती है, बेच सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, बहुत सारी चीजें। बट वो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको चलाते कौन है? एक ह्यूमन एजेंसी, जो उसके एजेंट तो नहीं है, बट हाँ उसके बिहाफ में पूरे काम करते हैं। उसके ट्रस्टी भी नहीं है, बट हाँ उसके बिहाफ में पूरे काम करते हैं। कौन लोग हैं वो सब, जल्दी बताओ। बेसिकली कौन लोग हैं? हम यहाँ फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कौन लोग हैं वो? कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, चलाने वाले कौन? ह्यूमन एजेंट। कौन होते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, सम उसमें से कुछ लोग अपॉइंटेड होते हैं। बीओडी डील करता है किससे? थर्ड पार्टी से। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो इसने इसको अपॉइंट किया है, बीओडी को अपॉइंटेड, कि जाओ मेरे बिहाफ में थर्ड पार्टी से डील करो। बराबर है कि नहीं बराबर है भाई? अब थर्ड पार्टी बीओडी से डील कर रहा है, बट किसके नाम पर? कंपनी के नाम पर, इन द नेम ऑफ कंपनी। बराबर है ना? कंपनी के नाम पर डील कर रहा है। ओके, अब देखो इसी डायग्राम को मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ आपको। ये आपने कंपनी के नाम पर डील की या कंपनी से डील की है। किसने? थर्ड पार्टी। ठीक है, अब अगर लो फ्रॉड हो गया, पैसे डूब गए अगर आपके, अब पैसे मांगोगे किससे मांगोगे? कंपनी से मांगोगे। बट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो आपके पैसे दे नहीं सकती। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, पेपर में तो फ्रॉड उसने किया, बट एक्चुअली क्या उसने किया है? तो आप क्या करोगे? कंपनी को हटाओगे और देखोगे कंपनी चला कौन रहा है ना? तो कंपनी को चला कौन रहा है? तो कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी को यूज कर रहे थे एज ए मास्क, एज ए विल, एज ए शील्ड, टू हाइड देयर एक्टिविटीज, है ना? टू हाइड देयर अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो हमको क्या करना होगा? ये जो कंपनी है जिसको मास्क, व्हील और शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है, उसको हटाना होगा। टू है ना? क्या करना होगा? टू रिमूव दैट। बराबर है कि नहीं बराबर है? और इनको पकड़ना हो, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, जो कंपनी को यूज कर रहे हैं, कंपनी की एंटिटी को यूज कर रहे हैं। देखो ये कंसेप्ट आया कहां से, पहले तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन लोग। कॉर्पोरेट विल यानी कॉर्पोरेट शील्ड, यानी कंपनी की एंटिटी को एज ए मास्क यूज किया जाता है। और जबकि वो कुछ है ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसका एग्जिस्टेंस तो किताबों में है, और उस रजिस्टर ऑफ कंपनीज में है, उसके रजिस्ट्रेशन में है। कोई कंपनी दिखती थोड़ी ना। हाँ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, उसके अंदर काम हो रहा है, बट कंपनी ऐसे कोई पर्सन थोड़ी ना, नेचुरल पर्सन जो हमें दिख रहा है, जिसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो आपको धोखा दे सकता है। कॉर्पोरेट विल मतलब इट इज अ लीगल कंसेप्ट। कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। यस, मेंबर से अलग होती है कंपनी, भी ऑल नो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम नहीं जान रहे इस चीज को।
that members of a company are shielded from liability connected to the company's actions। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, कंपनी की लाइबिलिटी के लिए मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये तो ये भी क्लियर है आप लोग। मेंबर्स मतलब जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए, शेयर्स लगाए। और सेम वाइस वर्सा, मेंबर्स की लाइबिलिटी के लिए, पर्सनल लाइबिलिटी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये तो आप लोगों को पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। कंपनी अगर कोई लाइबिलिटी बियर करती है, कोई लोन लेती है, तो उसको मेंबर नहीं चुकाएगा। ठीक है, ओके। मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर दोज एरर्स, they enjoy separate insulation, separate identity, same applicable to the members। मेंबर अगर कोई पर्सनल लाइबिलिटी इंकर करते हैं तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये आप लोगों को समझ रहा हो। तो शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो जो कंसेप्ट बताया, भूलना मत, जो बाजू में बताया मैंने। तो ये पूरे पैराग्राफ में अल्टीमेटली हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मेंबर्स को। Definitely, if Kingfisher was doing any unethical work or unlawful work, members will not be responsible and should not be responsible for that। है ना, किंगफिशर एयरलाइंस अगर लोगों के पैसे डुबाती है तो उसके शेयर होल्डर्स और मेंबर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? हाँ, उसके डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, विजय माल्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो उसके प्रमोटर और डायरेक्टर है, उनकी एसेट यूज हो सकती है। तो एक फेमस केस है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट बिल का कंसेप्ट आया, जिसकी वजह से कंपनी को जब यूज किया जाता था एज ए पर्दा, एज ए शील्ड, तो उसको उठाया गया कि भैया ये हटाओ ये कंसेप्ट को। तो ये मजबूर क्यों है? तो ये कंसेप्ट हमारे सामने जो इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से मजबूर हुए। ये इसको भूलना मत। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, है ना, एंड कंपनी लिमिटेड, फाउंडेशन ऑफ, इन्होंने कंसेप्ट लाया कॉर्पोरेट बिल का कि भैया ये जो इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है कंपनी का, इसमें कंपनी को हटाओ और जो पीछे चला रहे हैं उसको, ह्यूमन एजेंट, उनको बाहर लाओ, क्योंकि कंपनी की आड़ में बहुत गलत काम होंगे। क्योंकि कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते, कंपनी को आप सजा नहीं दे सकते, आप कंपनी को सिर्फ फाइन कर सकते। देखो क्या लिखा इसमें, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को लिमिटेड, ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन दैट अ कंपनी इज, देखो एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन, अन आर्टिफिशियल पर्सन, different from its members। तो company should not be responsible for the act of the members and members should not be responsible for the act of the company। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मेंबर्स होते हैं किसी भी कंपनी में? पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1, 1% कंपनी। इन केस ऑफ सोलोमन, थोड़ा चेंज करते पेन को, इन केस ऑफ सोलोमन दे इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। यस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विथ 7 सब्सक्राइबर्स, 7 लोगों ने मिलकर उस कंपनी को स्टार्ट किया। सोलोमन खुद, उनकी बीवी जान, उनके 4 बेटे और उनकी एक डॉटर, तो हो गए 7 लोग, है ना। और बाकी के लोग अगर एक एक शेयर भी खरीद ले तो इट इज इनफ टू बिकम अ सब्सक्राइबर टू द कंपनी। पब्लिक कंपनी हो गई, लिमिटेड है, 7 लोग हो गए, 7 मेंबर। उसी कंपनी एंटिटी बन गई एक, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उन्होंने पर्सनल बिजनेस एसेट्स जो थी, टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट ऑफ सोलोमन एंड सोलोमन टुक 20, उन्होंने 1 पाउंड या डॉलर के, पाउंड के 20,000 शेयर खरीदे। ठीक है, और कंपनी को डिबेंचर के तौर पर लोन भी दिया सोलोमन ने। उस कंपनी की 4 जन एसेट्स पे गिरवी भी किया उसको, मतलब कंपनी की जो एसेट्स थी वो अपने नाम पर गिरवी कर लिया कि मैं एज ए क्रेडिटर भी कंपनी को लोन दे रहा हूं। ठीक है, जो पर्सनल बिजनेस एसेट्स थी सोलोमन की, वो किसके नाम पे हो गई? कंपनी के नाम पर। कितने की? अपन 1000 में पढ़ते हैं इसको एग्जांपल समझने के लिए, 38,782, है ना। ये उसकी कंपनी की एसेट्स हो गई, जो सोलोमन की थी पहले, कंपनी की हो गई। ठीक है, 20,000 का लोन दिए भैया ने अपनी कंपनी को, 20,000 रुपए के शेयर्स खरीदे अपनी कंपनी के, एक शेयर 1 रुपए का, एग्जांपल समझाने के लिए, और 10,000 का लोन भी दे दिया। और वो सिक्योर्ड लोन था। सिक्योर्ड मतलब कि वो एसेट्स जो है कंपनी की वो बेची जाएगी तो पहले पैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेंगे जो सोलोमन है। पर इन्होंने एक एक शेयर लिया, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब कंपनी लिक्विडेशन चली गई, बिल्कुल जनरल ट्रेड डिप्रेशन आ गया उस वक्त, तो वर्ल्ड वॉर की भी स्थिति थी। ये वर्ल्ड वॉर के पहले का है, नहीं बहुत पहले का है, 1895 का केस। अब देखो क्या हुआ, कंपनी में कितने प्रकार के इन्वेस्टर थे? जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी में 3 प्रकार के इन्वेस्टर थे। एक थे कंपनी के शेयर होल्डर, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन था? सोलोमन खुद, 20 के, बाकी के शेयर तो उसके परिवारों ने। फिर थे सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो सोलोमन खुद था 10,000, वो 4 जोन एसेट्स भी था ना, कि भैया गिरवी है, एसेट्स गिरवी रहेगी मेरे नाम। और एक थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो आपको तो पता है ना रूल, कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सबसे लास्ट प्रेफरेंस मिलता है जब कंपनी वाइंड अप पे चले जाएगी।
ठीक है। और डेफिनेटली है ना, उससे भी लास्ट इनको मिलता है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, मगर एक चीज तो क्लियर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी सोलोमन, शेयर होल्डर भी सोलोमन। इन्होंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोले हमको 7,000 रुपये हमारे दो भैया, ठीक है, ओके। और सोलोमन ने बोला तुम सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं हो। और पहला रेफरेंस किसका आता है, प्रेफरेंस किसका आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, है ना, क्योंकि डिबेंचर्स तो मैंने लगाया 10,000 रुपए के वहां पर, है ना। ही वॉज द मैनेजिंग, और मैं ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर उसने खुद ही ने अपने आप को अपॉइंट किया, क्योंकि कंपनी की फैमिली वही, कंपनी वही, खुद ही ने अपने आप को अपॉइंट किया। एमडी भी मैं हूँ, है ना। तो उसने बोला, उन लोगों ने बोले ऐसा, उन लोगों का कहने का मतलब था कि कंपनी जो है उसको एज ए क्लॉक, मतलब एज ए मास्क, एज ए शील्ड यूज किया जा रहा है एक बोगस तरीके से। अमीर शैम लिखा है ना, बोगस, कि कंपनी कुछ नहीं है। सोलोमन खुद ही एमडी है, खुद ही शेयर होल्डर है, खुद ही डिवेंचर है, वो तो सिर्फ कंपनी को यूज कर रहा है, कंपनी को एक अलग एंटिटी बना के, है ना। इन लोगों ने इस बात, इन माई लॉर्ड ने कहा इस बात को, है ना, जस्टिस न्यायाधीश ने। अब देखो उन्होंने क्या कहा, सोलोमन ने आर्ग्यू किया कि कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर अ डिसीजन एंड मी इज अ डिफरेंट पर्सन। बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या कहते रहे आखिर तक, नहीं नहीं नहीं, सोलोमन एंड कंपनी तो एक ही है, सोलोमन और कंपनी तो उसकी फैमिली है पूरी। बट अगर कागज पे देखे तो एक कंपनी अलग चीज तो हुई। तो उन्होंने कहा कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। उनका कहना है कि यस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अल्टीमेटली वही बिजनेस था जो इनकॉर्पोरेशन के पहले था, मेरे ख्याल तो शूज का बिजनेस था, जो बाद में हाँ वही लोग मैनेज कर रहे थे जो पहले कर रहे थे, बट कंपनी का एंटिटी तो है, वही लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, वही लोग मैनेजर हैं ना। कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ सब्सक्राइबर, कंपनी किसी की एजेंट तो है नहीं सब्सक्राइबर की, सब्सक्राइबर को कमा के दे रही है। वो एक खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना उनकी ट्रस्टी है जो, नॉर आर द सब्सक्राइबर्स और मेंबर आर लाइबल, ना सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स लाइबल होंगे कंपनी के कांड के लिए, बराबर है कि ना, उनकी सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने आखिरी में क्लियरली बोल दिया कि कंपनी का खुद का क्या है, अपना एग्जिस्टेंस है, ना कंपनी किसी के ट्रस्टी और एजेंट है, ना मेंबर उनके ट्रस्टी और एजेंट है। तो अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। तो आप सोलोमन से पैसे नहीं ले सकते, और ही शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उसकी एसेट्स यूज नहीं होगी, इवन दो उसने पूरे शेयर होल्ड करके रखा था कंपनी के, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो बेसिकली पैसा किसको मिला, सबसे पहले कंपनी के एसेट्स बेचकर, जैसे कंपनी की एसेट्स थी कितनी की, 38,000 के ऊपर अपन ने देखा, उसको मान लेते बेच के इतना पैसा आया, एक्चुअली इतना ही कुछ आया था। तो पूरा पैसा किसने ले गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर। कितना, इनके पैसे डूब गए। आर्ग्यूमेंट समझा। लॉर्ड मैक नॉचन ने क्या कहा, कंपनी डिफरेंट पर्सन है जी, भले उन्हीं लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है जिनको पहले मिल रहा था, भले उन्हीं लोग मैनेजमेंट में है जो पहले थे, मगर फिर भी कंपनी डिफरेंट पर्सन है। ना वो कंपनी को यूज कर रहे हैं, ना कंपनी उनको यूज कर रही है, वो अपनी अपनी लाइफ में है, अपनी अपनी एंटिटी है वो लोग। ना कंपनी उनकी ट्रस्टी है, ना वो कंपनी का ट्रस्टी है, ना वो कंपनी के एजेंट है, ना कंपनी उनके एजेंट है। तो ये तो गलत हुआ ना, ऐसे में तो हर कोई कंपनी को सामने रख देगा और कंपनी को यूज करेगा एज ए मास्क, एज ए शील्ड, एज ए पर्दा, ठीक है। और पीछे से, अब आप किसी पर्दे के पास खड़े हैं और आपको मैं पीछे से अगर उंगली कर रहा हूँ, है ना, आपको मेरी उंगली दिख रही है, पर्दा तो एक शैम है, एक बोगस चीज है, वो थोड़ा ना करेगा ये सब काम आपको। तो आप पर्दे को पनिशमेंट दोगे क्या, अब तो पर्दा उठाओगे और उस व्यक्ति को पकड़ोगे ना जो उंगली कर रहा है पीछे से, तो बस उन लोगों को पकड़ना है अपने को, आगे देखो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में अराइज कि भैया कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाए क्या, उठाना तो लग रहा है जरूरी है, कि ये जो पर्दा है इसको उठाना चाहिए, लिफ्टेड और पियर्स खत्म करना चाहिए, इसे पियर्स करना चाहिए, लिफ्ट करना चाहिए, इस पर्दे को देखना चाहिए पीछे है कौन जो फायदा उठा रहा है, नहीं तो ऐसे में बोलते रहेंगे हम अलग कंपनी अलग, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेज लिफ्टिंग। ये तो मैंने आपको बता दिया, लिफ्ट मतलब उस पर्दे को उठाना जिस पर्दे के पीछे डायरेक्टर है, ह्यूमन एजेंट्स हैं। लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे देखो भैया कुछ नेचुरल पर्सन भी है, जो इंसान के बच्चे कंपनी को चला रहे हैं ना। तो कंपनी की एंटिटी को डिसरिगार्ड करो और देखो कि एक्चुअली उसके पीछे कौन सा चेहरा है, फैक्ट कौन सा चेहरा है, फेसेस, बराबर है कि नहीं बराबर है। वेयर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी, और डायरेक्टली देखे कि भाई ये कौन लोग कंपनी में इन्वॉल्व है, ये लोग है ना। तो बेसिकली अगर देखें तो सोलोमन वाले से केस से ये तो प्रूफ हो गया कि कंपनी, एक तो कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते, कंपनी को आप सजा नहीं दे सकते, तो कौन लोग है भाई, जो उंगली कर रहा है उसी को पकड़ोगे। तो आगे जाके केसेस में समझ में आने लगा कि कंपनी को तो लोग गलत यूज कर। अब रिलायंस ने पैसे लिया किसी से, और रिलायंस लिक्विडेशन में चले गए अब अपने को पैसे की जरूरत है, तो जो रिलायंस को चला रहा है उनसे ही तो मांगेंगे ना। रिलायंस के खुद के एसेट्स तो लेंगे ही लेंगे, बट उनसे भी तो मांगेंगे जो रिलायंस को चला रहा है, कि वो लोग बोलेंगे अब कंपनी को सजा दो, आप ऐसे कैसे देंगे भाई। किंगफिशर में लोग विजय माल्या के पीछे तो पड़े ही ना, उसके एसेट्स तो बेचे ही ना, उसके होटल बेचे, उसके घर बेचे,
एसबीआई ने, है ना। तो अब कोर्ट डिसाइड करने लगे कि भैया तो कॉर्पोरेट विल मतलब उस पर्दे को, उस मास्क को, शील्ड को उठाना पड़ेगा जो कंपनी को यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग 5 केसेस पढ़ेंगे जहां पर कंपनी के पर्दे को उठाया गया, मजबूर होना पड़ा कि कंपनी को हटाओ और उनको पकड़ो जो कंपनी को यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है, भूलना नहीं है। तो डिसरिगार्ड किया गया, किसको डिसरिगार्ड किया? इस प्रिंसिपल को। कंपनी इज, यस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट ही शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट जो उसके एजेंट यूज कर रहे हैं उसको यूज कर, उसके मेंबर्स जो यूज करके कर रहे हैं उसको। Shareholders or members can be responsible for the act while they are using company as a mask or as a shield. अब पहला पॉइंट है, कंपनी का कोई कैरेक्टर हो सकता है। जैसे अपन इंसान लोग एक दूसरे का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, अच्छा बुरा बेहतर खराब बोलते हैं ना, चालू साफ सुथरा मन का बेहतर। कंपनी हो सकती है कैसे? क्या कंपनी किसी की दुश्मन हो सकती है? क्या कंपनी किसी की फ्रेंड हो सकती है? मैंने अभी बताया था ना, कंपनी एंटी होती है ना प्रो होती है, ना कंपनी किसी में इमोशंस होते हैं ना फीलिंग्स होती है। तो उसमें लिखा है, अब एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ट्रेडिंग विद एनिमी, कि दुश्मन से ट्रेड नहीं करना। याद है अपन ने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में भी, एलियन एनिमी। ऐसी कोई कंपनी अगर फॉरेन की, जिस देश से हमारा वॉर चल रहा है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का। बड़ा हम देखते हैं, अब कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो क्या उससे दुश्मन माना जाए? या जो उसको चला रहे हैं उनका कैरेक्टर देखा जाए, वो किसको बिलोंग करते हैं, कहीं वो चाइना को बिलोंग तो नहीं करते, पाकिस्तान को बिलोंग तो नहीं करते। कंपनी को कैसे आप सजा दोगे? तो देखते हैं। अच्छा, उसमें यहाँ क्लियर उन्होंने खुद ही कर दिया। ये डिसाइड होता है कि कंपनी दुश्मन है या नहीं, कंपनी को देख के नहीं, कंपनी किसके कंट्रोल में उसको देख के, कि कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं, कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है। अब जैसे हम लोगों ने देखो टिकटॉक को बैन किया ना, क्यों बैन किया टिकटॉक को? टेल में, उसका उसका कंट्रोल किस पे था? या आपका पबजी, वो तो वापस आ रहा है। या अलीबाबा का एग्जांपल ले लेते हैं, या जो वीवो जो कंपनियां थी, वीवो वीवो जो उन पे क्यों उनसे एडवर्टाइजमेंट लिए गए? क्योंकि वो चाइना से हमारा एक प्रकार का वॉर चल रहा था, हम उन्हें एनिमी ट्रीट करने लगे, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो उनको एनिमी ट्रीट किया ना आपने। बट अलीबाबा तो चल रहा है इंडिया में, पेटीएम में तो अभी भी अलीबाबा का पैसा है 40% से 45%, बराबर है। तो क्या हम पेटीएम को दुश्मन बना सकते हैं? पेटीएम को सर दुश्मन तो नहीं बोलेंगे, बट पेटीएम को तो चला रहा है, पेटीएम में जो पैसा लगा है वो हमारा दुश्मन हो सकता है अगर वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो देखो उसमें अगर उस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन जीबीओडी, खतरे में अगर, ठीक है ना, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइक यू बिट इन जीबीओडी, द कोर्ट मे नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट बिल। अगर नुकसान नहीं होने वाला है, नो हार्म टू द पब्लिक, तो कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को नहीं हटाएगा। बोले क्यों उठाऊं मैं? अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, ऐसे डूब रहे हैं, तो फिर तो हटाना पड़ेगा, है ना। बट वो ये तो देखेगा ना, फाइंड आउट करेगा ना, विल टू असर्टेनिंग वेदर कंपनी इज एन एनिमी और कंपनी और नॉट। क्या हम कंपनी को दुश्मन मान सकते हैं? पहले तो एक आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें लिखा है, इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और तुम है, कंपनी के पास दिमाग नहीं है, कंपनी के पास में दिल नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो उसे हम फ्रेंड और फू फू मतलब एनिमी ये तो नहीं बोल सकते। इट में हाउएवर बी कैरेक्टराइज एनिमी कंपनी, हम उसको तब कह सकते हैं तब जब उसको चलाने वाले उस देश से बिलोंग करते हैं जो हमारे दुश्मन है। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एनिमी कंट्री, तो मैंने एग्जांपल में लिख दिया आपको चाइना। अब इसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एग्जांपल दे रहा हो यार, पेटीएम का एग्जांपल मत भूलना। फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, नॉट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कोर्ट क्या करता है ऐसे टाइम पर? कंपनी के एंटिटी को हटाता है, उसे ना दोस्त मानता है ना दुश्मन मानता है, और उन लोगों को पकड़ता है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है, जो डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, ओके। जज, रेंट का मतलब जज कर सकते हो, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए वो दुश्मन है या नहीं। तो नहीं है ना दुश्मन, कंपनी कैसे दुश्मन हो सकती है? आया। कैरेक्टर ऑफ द पर्सन वो रियली एट द हेल्म ऑफ द, जो कंपनी के अफेयर्स को संभाल रहे, यानी कंपनी के अल्टीमेटली कौन? डायरेक्टर्स। तो कंपनी कैन नॉट बी अ फू, एन एनिमी, और कैन नॉट बी अ फ्रेंड, इट कैन नॉट बी प्रो नेशनल, इट कैन नॉट बी एंटी नेशनल, है ना, इट डज नॉट हैव फीलिंग्स। कंपनी कैन नॉट बी जेल्ड, उसे आप जेल में नहीं भेज सकते। इस पर क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, और इस केस को रिफर कर देना है। यहाँ पर एक केस था, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, ये डेलमर लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल, ओके, समझा? ये रिफर कर देना कि इस केस में दिया है कि भैया कंपनी किसी की दुश्मन
नहीं होती है। अब जैसे मान लो कोई आज़ादी के टाइम पर हमारे यहाँ कोई कंपनियां बनी होंगी, अब वो उस कंपनी में इंडिया में रजिस्टर्ड हुई, बट उसको चलाने वाले लोग पूरे ब्रिटेन के, हम बोल सकते हैं भाई वो कंपनी तो दुश्मन नहीं है, बट हाँ कंपनी को तो चला रहे वो हमारे दुश्मन है, तो ऐसी कंपनी को हम नहीं चलने देंगे यहाँ पे। या ऐसी कंपनी को चलने तो देंगे बट उनको नहीं मैनेज करने देंगे जो उस देश को बिलोंग करते हैं जिससे हमारा झगड़ा है या वॉर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, पैसा बचाने के लिए अगर अपनी कंपनियों को बनाया है, ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, मैंने यहाँ डायग्राम्स बनाए कुछ, देखो एक फेमस केस के तौर पर, अगर आप कंपनियों को सिर्फ बना रहे टू इन्वेस्ट टू प्रोटेक्ट योर रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट योर टैक्सेशंस, टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए, देखो ये एग्जांपल है, दिनशा मानिकजी पिटीट साहब, यस दिशा आइसक्रीम, दिशा आइसक्रीम, इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनियां बनाई भाई, ध्यान देना, ए बी सी और डी, और इनके पास इनकम थी, भर भर के इनकम थी, भर भर के पैसा था, कहाँ छुपाते? तो इन्होंने चारों कंपनियों के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, बट मार्केट में तो यही लग रहा है कि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी लोग, कंपनी के 4 है कंपनी, और वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनियों को मिला डिविडेंड इंटरेस्ट, है ना, जो उनकी इनकम हुई, उनकी इनकम हुई ना, इनकी इनकम हुई, और इनकम डिवाइड भी हो रही है, तो हो सकता है टैक्स लाइबिलिटी से कंपनियां भी बच जाए, और वही पैसा फिर उसने अपनी ही कंपनियों से वापस लिया एज ए लोन, कि ये कंपनियां मुझे लोन दे रही हैं, और आपको, और वो लोन कभी वापस नहीं किया, और आपको तो पता है कि लोन जो होता है, मैं लिख देता हूँ, जो लोन होता है वो एक्सपेंस होता है, उस पर क्या टैक्स दोगे आप, है ना, इनका एक्सपेंस हो गया, टू रिड्यूस या टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी, और वो लोन कभी वापस नहीं किया आपने, कैसे करोगे, वो इनकम ही है ना आपकी, तो आपने कंपनी को कैसे यूज किया, एज ए मास्क, एज ए शील्ड, एज ए शैम, बोगस, और वो कंपनियों को हम क्यों एज ए मास्क और शील्ड और शैम बोल रहे हैं, ये सब डोरमेंट कंपनियां थी, मतलब इन्होंने कभी, ये कंपनियों ने कभी ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, ये कंपनियों ने कभी ना कोई रिटर्न फाइल किया आरओसी को, है ना, आरओसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कंपनी एग्जिस्ट भी करती है ना, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उन्होंने, ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, है ना, क्या लिखा है देखो, इन सर्टेन मैटर्स द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प, ये स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कहीं कंपनी को सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया गया कि टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए, तो अगर कंपनी को यूज किया जा रहा है टू इवेड, इवेड मतलब बचना, भगना, और सरकमवेंट, सेम उसकी भी मीनिंग हुई है, बचने के लिए, भगने, क्या बचने, बचाने के लिए, टैक्स, तो कोर्ट वहां पर कंपनी को हटाएगा और चारों कंपनी को हटाएगा और दिनशा जी को निकालेगा, तुम अपनी इनकम बचा रहे हो टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए। ये कहाँ रेफरेंस दिया गया, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, ये फेमस केस, ये भी रेफरेंस में ले सकते हैं, मगर ये फेमस केस तो यहाँ दिया है दिनशा मानजी पीरियड का, लिखा है इसमें, जेन्युइन कंपनी नहीं थी, सिर्फ एसएससी ने, एसएससी मतलब दिनशा मानिक पीरियड, एसएससी मतलब जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है, जिसकी इनकम को एसेस किया गया है उस ईयर में, तो वो असेसमेंट ईयर होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को देखता है ना, तो जिसकी इनकम कैलकुलेट की जाती है वो होता है एसएससी, और जिस ईयर में किया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर, और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं असेसमेंट, आपकी इनकम को पता करना, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बताते हैं। इन्होंने सिर्फ डिस्गाइज, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए 4 कंपनियां बनाई, है ना, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, उस उन्हीं कंपनियों से इन्वेस्ट करवाया, डिविडेंड इंटरेस्ट अर्न किया, और उन्हीं कंपनियों से लोन लिया कि मैं लोन ले, ठीक है, क्लियर हो गया, और अब इनकम ट्रांसफर हो गई ऐसे बाय वे ऑफ लोन। तो भैया प्राइवेट कंपनियां जो थी सिर्फ शैम थी, बोगस, कंपनी को हटाओ और दिनशा मानिक जी को पकड़ो, जहां इनकम रेवेन्यू टैक्स वाला क्वेश्चन है तो ये रेफरेंस, ये इतना ये लिखना है प्रोविजन, फटाफट, और फटाफट आपको ये केस लॉ डालना है और कंक्लूजन डालना है। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है या कुछ ड्यूटीज है जो आप पे दी गई, जैसे लेबर को बोनस देना, लेबर को सैलरी देना, मैटरनिटी लीव देना, मैटरनिटी फाइनेंशियल एडवांटेज देना जो वुमेन होती है किसी फैक्ट्री में, या ग्रेटिट्यूटी देना रिटायरमेंट होने का, पेंशन देना, ये कुछ ऑब्लिगेशन है जो कंपनियों को करने पड़ता है फैक्ट्री को। अब आप क्या कर रहे हो, इट वॉज साउंड डेट द, आपका सोल पर्पज जो था कंपनी को बनाने का, एक आपने कंपनी बनाया, एक कंपनी ने एक कंपनी बनाया कि आप उसको एज ए डिवाइस, एक खिलौने की तरह यूज करें अपने रेवेन्यू को कम करने के लिए। रेवेन्यू कम होगा तो आपको बोनस भी कम देना पड़ेगा, किसको, अपने एम्प्लॉयज। रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा तो लोग बोनस भी मांगेंगे ना, जो जैसे आजकल कंपनियां कमा रही है, फार्मेसी कंपनी, आईटी कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पियर्स किया, मतलब खत्म किया कंपनी के एंटिटी को, और बोला भैया ये कंपनी जो आपने बनाया है तो सिर्फ बोनस कम करने के लिए, आप बोनस जो आपका ऑब्लिगेशन था अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, है ना,
तो केस का नाम क्या है, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर एंड अनदर। हाँ, एम्प्लॉय एसोसिएशन ने केस किया कंपनी पर, कौन सी कंपनी पर, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज पर। देखते हैं, पहले तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा उसमें, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उन्होंने एक कंपनी बनाया बी लिमिटेड, और इन कंपनी पे ऑब्लिगेशन थी टू पे बोनस टू देयर वर्कमैन फ्रॉम देयर रेवेन्यू, लीगल ऑब्लिगेशन। और इस कंपनी में इन्होंने इतने के शेयर खरीद लिए, 4,50,000 का, देखो लिखा है ना, इन्वेस्ट कर दिया 4,50,000। और वो कंपनी जो थी होली ओन्ड बाय ए, ठीक, अब ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। इन्वेस्ट किया, बदले में क्या मिला, डिविडेंड। और वो डिविडेंड आप कायमी शो कर रहे थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि कैश में हमें डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। अब डिविडेंड मिलेगा भर भर के, तो डिविडेंड दिख रहा है, तो फिर वर्कमैन भी बोलेगा हमें बोनस भी दो भाई, आप तो इतना पैसा कमा रहे हो। तुमको डर लगने लगा कि साला इतना डिविडेंड दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, सुनना, जस्ट इस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए ए ने क्या किया, जो अपने शेयर्स थे 4,50,000 के, वो बी के थ्रू उन्होंने सी को ट्रांसफर करवा दिया। सी एक और कंपनी बनाई और बी के थ्रू सी को। तो सी जो डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है, जो डेफिनेटली ए के बिहाफ में, क्योंकि जो सी है वो होली ओन्ड बाय ए है, मतलब सी जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ ए के डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ना वो कोई ट्रांजेक्शन करी ना कोई बिजनेस करे, तो गलत कर रहा है। और वो इसलिए करा जा रहा है, डिविडेंड उधर इसलिए दिखाया जा रहा है। तो मान लो 3 साल तक अगर आपने ऐसा किया, तो 3 साल तक आपके पीएनएल में डिविडेंड दिखा, तो वर्कमैन ने बोले भाई अच्छा खासा डिविडेंड आ रहा है, चलो बोनस भी दे दो। अब अगर आप वही डिविडेंड किसी और कंपनी को दे रहे हो, तो अब आपके पीएनएल में वो डिविडेंड नहीं दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वर्कमैन बोनस भी नहीं मांग पाएगा। एग्जैक्टली वो यही लिखा है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये लिखा है। देखते जाइए आप, देखते जाइए। बोनस पेबल के लिए यूज होने लगा वो अमाउंट जो पीएनएल में था। उन्होंने क्या किया, जो शेयर्स बी के थे उन्होंने एक और कंपनी बनाई सब्सिडरी, खुद ही ओन किया और उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब आपके उनके पीएनएल में दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो बोनस भी कम मिलने लगा वर्कमैन को, देखते जाओ। एक सब्सिडरी बनाई और उसको ट्रांसफर कर दिया एज एन इन्वेस्टमेंट टू पे बोनस। तो वो जो सी कंपनी है वो तो एक ऐसे व्हील है, एज ए शैम है, एज ए मास्क है, एज ए बोगस है, वो बोनस ना देना पड़े। तो कोर्ट ने क्या किया, उस सी कंपनी को हटाया और ए को दिखाया भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम तो अपना बोनस बचा रहे हो, समझे। लेकिन ना उस कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, उसकी ना कोई इनकम थी, ना उसका कोई रेवेन्यू था, ना उसका कोई काम धंधा था, ना उसके कोई रिटर्न्स थे, कि डिविडेंड लो उस कंपनी से, प्रिंसिपल कंपनी से, मतलब ए कंपनी से, और कोई पर्पस नहीं था उसका, और उनकी बोनस लाइबिलिटी को कम करो, समझा। जो किसको देने वाले, वर्कमैन को। देखो डायग्राम से समझाया तो यहाँ इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे इस पे क्वेश्चन आया ऐसा, अगर कोई कंपनी को लेके, तो क्या करने का, ये लिखने का इतना, इसको रेफरेंस में देने का ये केस लॉ को, और कंक्लूजन रेफरेंस में अपनी अपने उसमें समझाने का कि केस लॉ में दिया क्या, केस लॉ का नाम लिखने का और थोड़ा समझाने का। अब इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ना, अगर ये ईयर वीयर नहीं भी लिखे तो चलेगा, बट जो पर्पस है वो समझ गया ना क्या है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट, कंपनी को आप बना रहे एज ए सब्सिडरी, एक कंपनी एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब भी अपन ने बोला आप कंपनी को एजेंट की तरह यूज नहीं कर सकते, कंपनी ना आपकी ट्रस्टी होती है ना एजेंट होती है, कंपनी खुद में एक एंटिटी होती है। तो देखो कंपनी को लोग या तो एजेंट या ट्रस्टी की तरह यूज करते हैं, ये गलत है ना। अपन अभी पढ़े भैया मेंबर की या अनदर कंपनी की, इनकी एजेंट या ट्रस्टी, ठीक है। सो इट मे देयरफॉर बी डीम्ड हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इसमें तो क्या हुआ कि कंपनी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खुद पे खत्म हो गई, कि एजेंट की तो कोई लाइबिलिटी होती नहीं अपने प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल को सब कुछ मिलता है, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता है। एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल और सेम, बट द प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, ठीक है। देखते हैं क्या है, कंपनी को एज ए एजेंट यूज के। एक ये केस है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ठीक है। देखते हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी, जो हमने पढ़ा अभी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, इनको लाइसेंस की जरूरत थी अपने व्हीकल्स के लिए, बट इनको नहीं मिला खुद के नाम पर, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत सारे लाइसेंस इश्यू थे। इन्होंने क्या किया, अपने एक सब्सिडरी कंपनी ओपन किया। इन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी अपनी ओपन की, जस्ट टू गेट द लाइसेंस। बाकी वो कंपनी का कोई काम नहीं था, आप लॉजिक समझे। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज मेड इन द नेम ऑफ दैट सब्सिडरी, व्हीकल ट्रांसफर हो गई उस सब्सिडरी कंपनी को, बट वो सब्सिडरी कंपनी क्या है, वो तो एक शैम है, क्लॉक है, पूरी व्हीकल तो इन्हीं को जाने वाली है, समझे।
तो जो पेरेंट कंपनी है ट्रांसपोर्ट कमीशन, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, और सब्सिडरी है वो है तो सेम ही और सेम लोगों की, रिजेक्टेड। तो आपने कंपनी को एज एन एजेंट यूज किया, क्योंकि वो कंपनी को जो लाइसेंस मिलेगा वो तो आप ही ले लोगे उससे, कंपनी की खुद की तो कोई इंडिविजुअलिटी है नहीं, पर्सनैलिटी है। आप बोलोगे सर गलत है क्या? गलत नहीं है। वो बोल रहा है अगर कंपनी खुद में कोई ट्रांजेक्शन कर रही है या खुद कोई बिजनेस कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, मगर वो कंपनी का पर्पस ही सिर्फ यही है कि आपको बेनिफिट चाहिए, तो गलत है। आप समझ रहे हो? लास्ट क्या है? कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट द लॉ को हराने के लिए, लॉ को गलत तरीके से यूज करने के लिए आपने कंपनी को यूज किया। लिखा ना, डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस टू डिफीट द लॉ, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए, उनके पैसे डुबाने के लिए। तो देखो उसमें एक एग्जांपल है, इसको कोट कर लेना, लिपमैन वर्सेस जॉन्स। ठीक है, इनको ये साहब कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले थे, जॉन साहब को, कौन? लिपमैन प्रॉपर्टी बेचने वाले थे। तो मतलब इनकी लाइबिलिटी थी कि उनको प्रॉपर्टी बेचना है, और इनसे पैसे लिए थे लिपमैन साहब ने जोन से, और अपनी प्रॉपर्टी को इनके पास में गिरवी रख दिया। तो इन्होंने एक कंपनी स्टेब्लिश की और वो प्रॉपर्टी उस कंपनी को बेच दी। सो मेरे लिपमैन साहब ने, अब जोन्स को प्रॉपर्टी चाहिए थी तो बोले मैं तो, मेरी तो है नहीं बोले प्रॉपर्टी, वो तो कंपनी की है, आप कंपनी से लेते बैठो। तो कंपनी है किसकी? कंपनी तो लिपमैन की है ना। तो ये जो क्रेडिटर साहब थे, अब ये कंपनी से तो इनका कोई लेना देना है नहीं, तो कैसे मांगेंगे इनसे प्रॉपर्टी के, मुझे दो भैया, गिव मी द प्रॉपर्टी, मुझे उसको बेच के अपने पैसे चाहिए लिपमैन से। लिपमैन ने क्या बोला, वो प्रॉपर्टी तो वैसे कंपनी ने खरीद ली। अब वो कंपनी है क्या? वो कंपनी इज नथिंग बट द लिपमैन मास्क टू डिफ्रॉड द जोन्स, कि मेरे को तेरे को पैसे पैसे देने की स्थिति में मैं नहीं हूं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। समझे? या कोट कर देना। ओके, डिफ्रॉड द क्रेडिटर, मैं लिख देता हूं यहां पर, बाय, ऐड कर लेना उसको, बाय यूजिंग कंपनी एज a shield or a will to defraud the creditor and other financial institution। तो ये पैसे मिल सकते हैं ना जोन्स को। जोन्स तो ये बोलेगा कंपनी इज नथिंग बट यू, एक ही बात है, मुझे वो प्रॉपर्टी दे दो, मैं रिकवर कर लूंगा। आप समझ रहे? एक्चुअली वो बेच तो सकता नहीं है, बट वो बोल रहा है कंपनी, भाई कौन कंपनी, मैं तो जानते नहीं, उन्होंने खरीद लिया मेरे से, उनको देना था मेरे को प्रॉपर्टी, तो कंपनी को तो यूज कर लिया। आप कंपनी को सीव करोगे तो कंपनी को चला रहा कौन है ना, ये भी तो पता होना चाहिए जोन साहब को। तो कंपनी को तो यूज कर लिया आपने जस्ट टू क्रिएट डी फ्रॉड, है ना, अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो वो क्या बोल रहा है सियाना लिपमैन कि जो कंपनी से मांगो, कंपनी तो कुछ है ही नहीं भाई, कंपनी तो तुम ही हो, तो तुम ही दे दो। तो कोर्ट यहां पर भी ऐसे क्या करेगा, कोर्ट लिफ्ट द विल and identified Lippmann as responsible। ठीक है, खत्म। ये 5 केसेस थे, फिनिश हो गए। इसमें और भी चीजें थी, बट इतना कभी आपकी मॉड्यूल में था तो इतना करा दिया। ये आपको मोर देन एनफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर के लिए, 5 केसेस लिखना था विद एग्जांपल्स। पहले सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट बताना था, फिर 5 केसेस जो मैंने अभी आपको पढ़ा 6 नंबर के लिए, है ना। ओके, पहले वो ऊपर मेंबर वाला जो पैराग्राफ था वो पूरा लिखेंगे, है ना, 6-7 लाइन का, उसके बाद पूरे 5 केसेस विद एग्जांपल्स। एग्जांपल को एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट कोट करना पड़ेगा केस लॉस को। फिर देखो एक क्वेश्चन है, वही नाम से झलक रहा है, एसएससी आ गया, मतलब दिनशा वाणिज्य पीड़ित। ए एक एसएससी है, उनकी लार्ज इनकम है, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में वो अर्न कर रहे हैं, तो उसको उनको पता था इनकम है तो इनकम टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन हो रहा है तो इनकम टैक्स तो लगेगा मेरे को। तो उन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश की, उस पर उस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया शेयर्स के बदले में, और फिर बाद में वही पैसे को वापस लिया एज ए लोन। हाँ जी, तो पूरा केस वही एग्जैक्टली एसएससी दिखा, मतलब वही दिन शर्मा रिजेक्टेड हो गया।
तो वही बोल रहा है कि कैन ए रिगार्डेड सेपरेट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड, नहीं ये कहाँ से अलग होगा, ये ने तो देखो मैंने क्या किया, पूरा लिख के दे दिया आपका आंसर कैसे लिखना है। एनालिसिस ऑफ प्रोविजन, पहले हमने सोलोमन वाला बताया रेफरेंस में, क्योंकि बड़ा केस हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ कि कंपनी एक डिफरेंट पर्सन होती है, उसके मेंबर अलग होते हैं, क्योंकि सोलोमन में तो वही जजमेंट आया था नॉर्टन साहब का, लॉर्ड नॉर्टन साहब का। तो कंपनी का अपने एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है अपने मेंबर से, है ना, जिन्होंने उसको बनाया है। तो पहले हमने बता दिया कि कंपनी होती क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है। बट उन्होंने बोला सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कंपनी की उस एंटिटी को हटाया जाता है और उसको लाया जाता है तो उसको यूज कर रहा है गलत तरीके से, इग्नोर्ड बाय द कोर्ट्स। व्हेन दैट हैपेंस द कोर्ट इग्नोर द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड लुक बिहाइंड, कंपनी के चेहरे के पीछे, कंपनी के नकाब के पीछे देखते कि कौन है, ओके, और उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो वो पर्सन या तो अपने, या तो वो पर्सन हमारा दुश्मन होगा, या वो पर्सन अपनी इनकम बचा रहा है, या वो पर्सन इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहा है, या वो पर्सन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर रहा है। जैसे 5 केसेस हम लोगों ने जो पढ़ने की कोशिश की, उसको हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो पहले क्या आ गया, जो जनरल रूल था वो लिखे, फिर हमने उसका एक्सेप्शन लिखा, देखिए आपने, और फिर जो एक वन ऑफ द केस था, तो टैक्स वाला याद है, बताया था मैंने, आपको लिखना पड़ेगा कि जब कंपनी को फॉर्म किया गया सिर्फ और सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए, टैक्स रिड्यूस करने के लिए, इनकम बचाने के लिए, रेवेन्यू बचाने के लिए, तो कोर्ट डिसरिगार्ड करेगा ऐसी कॉर्पोरेट बिल को, है ना। अब एप्लीकेबिलिटी आ गया, देखो क्या लिखा उसमें, रेफरेंस दे दिया दिनशा मानिक जी वाले में, ऐसे ही हुआ कि एसएससी जो था उसने 4 कंपनियां बनाया, इनकम ट्रांसफर किया अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लोन लिया। अब वो इसलिए किया क्योंकि उसके अपनी इनकम टैक्स को बचाना था। देखो लिखा, जो ऊपर लिखा था ए वाले में, ए की जगह मैंने दिनशा मानिक जी पेटेंट लिखा और वो पूरा लिख डाला, देखो वैसी की वैसी, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही देख रहे हो आप। बस दिनशा मानिक जी पेटेंट आ गया तो इंप्रेशन बढ़ गया, और बाद में लोन की तरफ वापस ले लिया। देखो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो ना, और आपको केस लॉ बराबर लिखना, परफेक्ट लिखना। द कोर्ट डिसाइडेड कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ एक शाम है, यानी मास्क, कॉर्पोरेट बिल को हटाओ और रियल ओनर की पे इनकम टैक्स लगाओ। कंक्लूजन ऐसे लिखना है आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यानी एप्लीकेबिलिटी में क्या करने वाले हो, अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रोविजन को मिक्स किया आपने केस से, फैक्ट ऑफ द केस से मिक्स कर दिया ना भाई, ये फैक्ट ऑफ द केस ही तो है पूरा, सिर्फ दिनशा मांडी जी पीरियड को कोट कर दिया। इन द इंस्टेंट केस 4 प्राइवेट कंपनीज वर फॉर्म बाय ए, पूरा लिख दिया ना मैंने, सिर्फ अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटी, तो नथिंग मोर देन द फेस ऑफ एसएससी हिमसेल्फ, उस एसएससी का फेस थी वो कंपनियां, तो फेस को हटाओ और एसएससी को पकड़ो। So whole idea of Mr. A was simply split his income as 4 parts और reduce the tax liability, है ना। बाकी उन कंपनियों का और कोई काम नहीं, तो ए को हम कंपनियों से अलग नहीं मान सकते, एंड ए शुड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए कैसा लिखा मैंने, इसका 75% भी लिख दिया, तो इट इज मोर देन एनफ फॉर यू, ये लिख के दे दिया मैंने आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो पहले तो प्रिंसिपल लिखोगे, फिर उसके एक्सेप्शन लिखोगे कि उस प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया, और फिर वो केस लिखना, सरकमस्टांस, जो 5 केस है उसमें से उसके 3-4 लाइन, और अंडरलाइन भी करना, ठीक है। चलो ठीक है, खत्म हो गया ये अपना क्वेश्चन। आई होप आपको पूरे एग्जाम्पल भी समझोगे। अभी इसमें से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टारगेट है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद में हम भगेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल, और लास्ट में डॉक्ट्रिन्स। 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, 3 से 4 लेक्चर। और तुरंत प्रैक्टिस करो, ये नोट्स दे दिया आपको मैंने, तुरंत प्रैक्टिस करो इसकी, तुरंत लिख के देखो, तुरंत पढ़ो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय, टाटा, टेक केयर।